बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ टॉक ऑफ द टाउन था और फ्राइडे को इसकी फाइनली अलॉटमेंट हो गई। मंडे को दैट इज 16th ऑफ सितंबर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। सो सबसे पहले जिनको अलॉटमेंट मिला उनको कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से, और जिनको नहीं मिला उनको मेहनत करते रहने की प्रेरणा। मुझे भी नहीं मिला, एक भी आईपीओ नहीं मिला, मतलब मैंने काफ़ी एप्लीकेशन किए थे बट नहीं मिला। दैट इज़ ओके। हमारा काम है मेहनत करना और भगवान के ऊपर है कि इसका फ़ायदा देंगे या नहीं देंगे। ओके, तो अब चूंकि आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है 16th ऑफ सितंबर यानी मंडे को, तो जिसको अलॉटमेंट मिली उसको क्या करना चाहिए और जिसको अलॉटमेंट नहीं मिली उसको क्या करना चाहिए। जिसको मिली उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, और जिसको नहीं मिली क्या उसको यहाँ पे तुरंत परचेस कर लेना चाहिए। कितने पे लिस्ट हो सकता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, और कुछ मेरे लॉजिक्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप उसको ध्यान दें और उसको समझ करके देन उसके बाद आप जो है कि अपना डिसीजन लीजिए। क्यों? क्योंकि ये कोई बाई सेल या फिर मतलब कुछ एडवाइजरी का रिकमेंडेशन जैसा वीडियो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। आपको नॉलेज दे रहा हूं मैं, और आप नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने डिसीजन पावर को इंप्रूव करिए, देन उसके बाद आप अपना जो है कि कोई भी डिसीजन लीजिए। ओके, फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूं जो मैंने इसके ऊपर बनाया है। अब आपको ये शायरी अच्छी लगी तो मुझे लाइक करिएगा और बताइएगा कैसी लगी। सो शायरी कुछ ऐसी है कि इंतजार का दर्द उनसे पूछो गालिब, इंतजार का दर्द उनसे पूछो गालिब, जिन्हें बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ मिला और बीच में शनिवार रविवार आ गया। खैर ये जोक था, शायरी जोक इन शॉर्ट समझ सकते हो कि आईपीओ तो मिल गया लेकिन बीच में शनिवार रविवार आ गया तो प्रॉफिट बुक करने का चांस थोड़ा लेट हो गया, तो अब उनको इंतजार है कि यार मंडे कब आएगा, मंडे कब आएगा। ओके चलिए, सो जिनको अलॉटमेंट मिली उनको क्या करना है और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली उनको क्या करना है, मैं दोनों लोगों को बता देता हूं कि आप अपने लॉजिक्स पे ध्यान दीजिए और फिर आपको डिसीजन लेना है। ओके, तो सबसे पहले जिनको अलॉटमेंट मिली उनको क्या करना है। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिली तो आप ये डिसाइड करो, अपने आप से पूछो कि मैं क्या हूं। मतलब आप अपने आप से पूछो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। ये पहले आप अपने आप से पूछो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपने आईपीओ अप्लाई किया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप अभी जो अलॉटमेंट मिली है लिस्टिंग होगी उसमें हाफ क्वांटिटी बेच दीजिए और हाफ क्वांटिटी होल्ड कर लीजिए। इससे ये फायदा होगा कि आपकी कैपिटल फ्री हो जाएगी, कैपिटल प्रोटेक्टेड हो जाएगी, और आपका जो प्रॉफिट होगा उसी पे आप जो है कि पोजीशन बना के रखोगे। तो वो अगर नीचे भी जाएगी तो भी आपको डर नहीं लगेगा, बिकॉज वो आपकी प्रॉफिट का जो है कि बेसिकली पार्ट है, आपकी कैपिटल फ्री हो चुकी है। और अगर आप नहीं रखोगे, प्रॉफिट नहीं बुक करोगे, तो कल को अगर नीचे गया, ऊपर भी जा सकता है लेकिन कल को नीचे गया तो आपको थोड़ा पेन होगा कि यार प्रॉफिट बुक कर लेता तो कितना अच्छा था। सो बेटर है कि आप हाफ बुक कर लें एंड हाफ होल्ड करें। हाफ बुक करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं इसका भी लॉजिक मैं आगे बताने वाला हूं। अब दूसरे बंदे जिनके पास मतलब अलॉटमेंट मिली है, रिस्की ट्रेडर नहीं है और शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने ट्रेड किया था, बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव था कि मैं आईपीओ में अप्लाई करूंगा और मुझे अलॉटमेंट होगी तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव था तो इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको क्या करना चाहिए, आप सिंपली अलॉटमेंट के दिन प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, सो जिनको अलॉटमेंट मिली उनमें दो टाइप के लोग हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, दैट इज अलॉटमेंट के लिए ही अप्लाई किया हुआ था। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हाफ बुक और हाफ होल्ड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को फुल बुक करके राम नाम भजना चाहिए। अब जिनको आईपीओ नहीं मिला उनके लिए क्या है, तो जिनको आईपीओ नहीं मिला उनको फिलहाल इग्नोर करने की सलाह है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अब आप चाहो तो इससे डिफर कर सकते हो या फिर आप खरीद भी सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट उनको फिलहाल इग्नोर करने की सलाह है। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट ही कमाना है तो आप बहुत से स्टॉक हैं आप वहां पे फोकस करो, इसी सेक्टर के बहुत से स्टॉक है वहां पे आप फोकस करो। इसी में क्यों, इसी में क्यों, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है इसी में क्यों। सो ये आंसर आप दो। ओके, तो उनको इग्नोर करना है। लेकिन लेट से अगर किसी को बहुत ज्यादा चुल है कि नहीं मुझे करना ही करना है, तो उनके मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं, वो देख लीजिए, समझ लीजिए, देन उसके बाद आप इसको डिसीजन लीजिएगा। तो जिनको अलॉटमेंट मिली है उनके लिए भी ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लॉजिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है उनको बाई करना है तो उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। लॉजिक क्या है देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो इंडस्ट्री है इसका पीई चल रहा है 23 का, मतलब 22 पॉइंट समथिंग 7 का है, तो मैं 23 लेके चल रहा हूं। तो इसके जो पीई है वो 23 का, यानी 23 गुना पे ये इंडस्ट्री ट्रेड कर रही है पीई पे। ये जो आईपीओ था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, ये आईपीओ आया था 2.32 के ईपीएस पे, मैं इसको ₹2.5 मान लेता हूं, ₹2.5 के ईपीएस पे आया था। और आईपीओ के टाइम पे जो कि 70 की प्राइस थी, आईपीओ का प्राइस 70 का है, तो उसके टाइम पे मैं एक बार रीचेक कर लेता हूं, अदरवाइज हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए।
70 की थी। सो 70 के पीई पे लिस्ट मतलब सॉरी 70 के प्राइस पे ये जब आईपीओ आया था और 2.32 का इसका जो है कि ईपीएस था, तो उसका पीई निकल के आ रहा था 30.2 समथिंग। तो मैं इसको 31 मान लेता हूँ कि 31 के पीई पे ये आईपीओ आया था। अब 31 के पीई पे आईपीओ तो आया था, लेकिन इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, हालांकि ग्रे मार्केट के प्रीमियम का मेरा कोई वो नहीं है, जो मैं देख रहा हूँ उसके सोर्स से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा अपना कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है, तो लगभग 50 रुपये के आसपास का मिल रहा है। तो इसकी लिस्टिंग अगर हम देखें तो लोगों का ऐसा कहना है कि 140 के ऊपर हो सकती है, 140 के ऊपर हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसकी लिस्टिंग लगभग 130 से 150 के बीच में होनी चाहिए। 130 से लेकर के 150 के आसपास होनी चाहिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन बहुत हाई थे। तो 130, अच्छा मैं गलत भी हो सकता हूं, इसको एकदम अच्छे से मत मानना, ये जस्ट एक परसेप्शन है कि ये मैं ऐसा मान रहा हूं, अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, बस मेरे पास मेरे लॉजिक्स हैं और मेरे पास मेरा प्लान है कि मुझे क्या करना है। इसके अलावा मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं क्या बेसिकली कहाँ पे लिस्ट होगा, कैसे होगा, वो सब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अगर 130 से 150 के बीच में लिस्ट होगा तो मैं मानता हूं कि 140 की प्राइस जो होगी वो पी निकालने के लिए सही है। तो 140 की प्राइस पे अगर मैं पीई निकाल के देखूं तो अभी का जो ईपीएस है वही माना जाएगा, बिकॉज रिजल्ट आएगा तो फिर चेंज होगा। तो अभी वाले ईपीएस जो कि 2.32 है, इसको मैं 2.5 रुपये भी मान लेता हूं, 2.5 रुपये का, और 140 के प्राइस पे अगर हम पीई निकालने का ट्राई करें तो लगभग 70 के पी आ जाता है, 70 रुपये का। तो 70 रुपये का पी अगर निकल के आ रहा है तो ये 70 रुपये का पी उसके इंडस्ट्री पी के लगभग 2 गुना 3 गुना से ज़्यादा है, 3 गुना से भी ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्टॉक जो अपने इंडस्ट्री पी के 3 गुना से ज़्यादा पे चल रहा हो पी पे, उस पर आपको काम नहीं करना चाहिए। ये जस्ट पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था ऑल टाइम हाई पे कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेटर है कि आप इससे दूर रहिए। इसके कारण क्या है? इसके कारण यह है कि आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस को तो देख रहे हो, आपको लगता है कि बजाज की ग्रुप की कंपनी है, फेमस है, ऊपर जाएगी, कोई बात नहीं, हाउसिंग फाइनेंस का सेक्टर बुलिश है, वो सब अपनी अपनी जगह सही, ये सब नैरेटिव है। और मार्केट नैरेटिव के बेस पे नहीं चलता, मार्केट चलता है लॉजिक के बेस पे। तो आप एलआईसी इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का जो आईपीओ था आप उसको ध्यान दो जरा, उस पर अपनी नज़र लेके जाओ, माइंड को वहाँ पे लेके जाओ, याद करो। तो हालांकि वो इंश्योरेंस है और ये हाउसिंग फाइनेंस की लोन एनबीएफसी है, तो दोनों को जो है कि कंपेयर नहीं कर सकते, बट मैं एक लॉजिक देना चाहता हूँ। तो आप अगर एलआईसी इंडिया के जो है कि उसकी प्राइस को देखोगे तो एलआईसी इंडिया की जो प्राइस थी वो प्राइस आपकी जो है मार्केट में, मतलब उसका आईपीओ आया था लगभग आया था, वो आया था आई थिंक यहाँ पे है मई 2022, मतलब मई 2022 में उसका आईपीओ आया था और वो प्राइस लगभग 870 के आसपास लिस्ट हुई थी, 870 के आसपास लिस्टिंग हुई थी उसकी। उसके बाद उसने लो बनाया था मार्च 2023 तक, वो कंटिन्यू वहीं से नीचे गया था। मार्च 2023 तक उसने लो बनाया था लगभग 540 के आसपास का, 540 के आसपास का। उसके बाद ये हाई बनाया लगभग 1200 के आसपास, 1220-25, एंड देन अभी की जो प्राइस है वो 1034 की चल रही है। तो आप सोचो कि 870 870 के आसपास लिस्ट हुआ, वहां से 540 और अभी 1040। तो ये जर्नी जो उसकी नीचे से ऊपर जाने की थी वो ऐसी रही। तो किसी भी, और आपको मैं दो तीन और रेफरेंस देना चाहूंगा। नाइका को देख सकते हो आप, नाइका कितने हाई पी पे लिस्ट हुई थी और अभी कहाँ पे है। जोमेटो को देख सकते हो आप, जोमेटो ऊपर गया था लिस्टिंग के बाद, उसके बाद वो कहाँ गया था, फिर उसके बाद वो कहाँ गया, अभी कहाँ पे है, तो आप ध्यान दो। तो बेटर है कि आप, या फिर हैप्पीएस्ट माइंड का ले लो, लिस्टिंग के बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद अभी कहाँ पे है, 3 साल से चला ही नहीं, आप उसको ले लो। न्यूरेका लिमिटेड को ले लो, न्यूरेका का कितने पीई पे लिस्ट हुआ था और आज कहाँ पे आप देख लो। सो हाई पीई पे एंट्री करना, 70 के पीई पे, वो भी हालांकि 1-2 क्वार्टर में हो सकता है कि ईपीएस चेंज हो तो पीई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट इज ओके, या फिर प्राइस चेंज होगी तो पीई वैल्यू चेंज होगी, बट 70 के पीई पे मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्ट करना चाहिए, मतलब सॉरी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लिस्ट तो हो ही रहा है। तो 70 छोड़ो, अगर 50 के पी पे भी लिस्ट होता तो भी कहाँ वैल्यू है, क्यों करना है इसमें इन्वेस्टमेंट, तो भी इंडस्ट्री पी से 2 गुना, तो क्यों करना है, सिंपल सी बात, क्यों करना है भाई, वहां पे करो ना जहां पे वैल्यू है, जहां पे आपको लग रहा है कि वहां पे अच्छा खासा चांस है, ओके, तो वहां पे फोकस करो। तो ये कुछ लॉजिक है मेरा। अब जिनको चुल मची है कि नहीं मुझे करना ही करना है तो क्या करना है उनको, तो सिंपल फंडा समझो कि जिनको करना ही करना है तो उनको एक तरीका बताता हूं कि आप कैसे कर सकते हो। अब आपको पता है कि हाई पी पे लिस्ट हो रहा है तो ये नीचे जरूर जाएगा, इसका बाप भी जाएगा नीचे, ओके, कभी ना कभी तो जरूर जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है 2-4-10 दिन 20 दिन के लिए ऊपर चला जाए बट बाद में नीचे तो जाएगा, ओके। हाँ, या तो फिर इसकी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो ठीक है, जो कि उम्मीद नहीं है, मतलब स्टेडी ग्रोथ है, लेकिन 70 के पी को जस्टिफाई करना एक अलग बात है ना, वो वाली बात। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो देखो, अगर आपको लगता ही है कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो पहली बात तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं उनको बिल्कुल दूर रहना चाहिए, वो कुछ नहीं कर सकते।
और अगर करना भी है तो रिस्क लेकर के करो, यानी स्टॉप लॉस के साथ काम करो। आप बाई करो, ये आपका स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर लो कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मुझे करना है तो ये स्टॉप लॉस के साथ मैं करूंगा काम, और मैं इस फर्दर प्रॉफिट पे एग्जिट हो जाऊंगा, या तो फिर जो भी आपका डिसीजन है होल्ड करूंगा, या फिर दैट इज ओके। अब जिनको थोड़ा सा भी मॉडरेट है, मतलब वो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और वो जो बेसिकली इन्वेस्टर टाइप भी हैं वो कर सकते हैं, तो उनको बताता हूं कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो आप SIP मोड पे इन्वेस्टमेंट करो। हर महीने आप 2 शेयर 3 शेयर 5 शेयर जो भी आप लेना चाहते हो आप उसको लो, और कंटिन्यू 1 से 2 साल तक इसको खरीदो। तो इससे क्या होगा कि जो प्राइस का वॉलेटिलिटी होगी, इससे आपको प्राइस के मूवमेंट में एक एवरेज प्राइस मिल जाएगी और आपको जस्टिफाई भी हो जाएगा कि चलो मेरा ठीक है। ओके, तो ये सिर्फ उनके लिए जिनको चुल मची है। बाय द वे, मेरा जो पर्सनल काम, मतलब मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं इसमें काम ही नहीं करूंगा। बाद में देखेंगे कि प्राइस नीचे गई और फिर इसमें जो है कि बेसिकली आपकी कुछ अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है और वहाँ पे कुछ फंडामेंटल चेंज है, सेक्टर का कुछ टेलविंड है, तो उसको फिर बाद में देखेंगे। अदरवाइज अभी मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं कि इसमें कुछ काम करूँ। ओके, तो ये जो वीडियो था सम अप कर देता हूँ। तो जिनको अलॉटमेंट मिली है और जो लॉन्ग टर्म के होल्डर हैं वो हाफ बुक करके हाफ होल्ड करें, बिकॉज हाई PE पे लिस्ट हो रहा है तो उसमें जस्टिफाई नहीं होने वाले, मतलब जस्टिफाई होना खैर मुश्किल है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे उनको तो फुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जिनको बाई करना है तो पहली बात तो इग्नोर करो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर जिनको करना भी है तो वो SIP मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये मेरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO, उसकी लिस्टिंग और उसके स्ट्रेटजी, लिस्टिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो भी आप कहना चाहो, उस पर मेरा एक ओपिनियन था, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, कोई बाई या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं थी। आप अपने लॉजिक को इस्तेमाल करो, अपना नॉलेज यूज करो, एंड देन उसके बाद अपना डिसीजन लो। ओके, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।